हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट बुक के डेली मॉक टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 50। अगर आपने इससे पहले के बाकी सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। और साथ ही साथ हम लोग होमवर्क भी देखेंगे, कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 50 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। हिस्ट्री हमारा खत्म हो चुका है और रिवीजन चल रहा है। तो हिस्ट्री में मैं आपको दे रहा हूँ बौद्ध धर्म और शैव धर्म को पढ़ेंगे और लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 8 में देखने को मिलेगा। ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो नदी के किनारे प्रमुख जो शहर स्थित है उनको पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक और टॉपिक है राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने इस चैनल पर 2 वीडियो बनाया है राष्ट्रीय अभ्यारण्य से संबंधित, और काफ़ी अच्छे अच्छे अभ्यारण्य के बारे में बताया जो कि लूसेंट बुक में नहीं दिया गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, अगर ना मिले तो आप सर्च भी करके देख सकते हैं। ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी हमारा खत्म हो चुका है, रिवीजन चल रहा है। और यहाँ पे मैं आपको 2 टॉपिक दे रहा हूँ, राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ेंगे। पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 167 में। फिजिक्स चल रहा है, ध्यान रखेंगे। बायोलॉजी खत्म हो चुका है, बायोलॉजी को आप रिवीजन करते रहिएगा। और फिजिक्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे गति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये 4 टॉपिक्स हैं और पेज नंबर 191 में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है, तो छोटा सा एक टॉपिक दे रहा हूँ, अर्थशास्त्र जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है, और पेज नंबर 147 में देखने को मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बहुत सारे अवेलेबल है इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग, आप उसको देख करके काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये रहने वाला है कल का होमवर्क। चलिए अब आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ करके राइट आंसर जल्दी से कमेंट करते चलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 2 से 3 सेकंड बहुत है। ठीक है। क्वेश्चंस ये है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। धड़ाधड़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में ये सेट होगा, ताकि हम क्वेश्चंस को जल्दी से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। सत्यमेव जयते का संबंध हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किस उपनिषद से, तो मुंडक उपनिषद यानी राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, सामवेद को कहा जाता है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कह सकते हैं कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में ये उपस्थित है, 16 महाजनपदों की सूची। अब से एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, ये तो हो गया कि अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है। अगर हम बात करें कि कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। सिकंदर महान के समकालीन था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, घनानंद। ठीक है। घनानंद से संबंधित एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। घनानंद को यूनानी जो थे उन्होंने क्या कहा, यूनानी जो लेखक थे उन्होंने कहा था अग्रिमीज। ठीक है। अग्रिमीज या फिर जैनड्रिमीज की उपाधि इनको दी गई थी, या फिर कहा करते थे, ये समझ सकते हैं। ठीक है। और सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था भारत में, वो इन्हीं के समय में हुआ था, घनानंद के समय में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1961, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। कितने लोगों को याद है, जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, ये बहुत गलत बात है यार। मैं आप लोगों के लिए पूछता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगर नहीं पता है तो आप एक बार सर्च कर लिया करो, ताकि आपको वो क्वेश्चन याद हो जाए, बट आप ऐसा करते नहीं हो, जो कि बहुत गलत करते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। तो सही आंसर होगा फर्रुखसिया द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो डाक व्यवस्था की स्टार्टिंग की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में
ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक किया गया? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक किया गया? और वो शासक थे औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, औरंगजेब। नेक्स्ट वन, इंदिरा गांधी नहर या फिर राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर को ही राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नदी से जल इसको मिलता है, इंदिरा गांधी नहर को? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सतलज। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण सिंचाई नहर जो वो कहाँ से निकलती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गंडक से। ठीक है, गंडक करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के साथ सुमेलित करना है, तो बताइए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में सही तरीके से मैच करेगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी ए का 3 के साथ मैच होना चाहिए, 2 जगह मिल रहा है। चलिए अगर हम यहाँ पे बी की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो वो कर्नाटक में स्थित है, यानी बी का 4 के साथ। तो बी का 4 के साथ ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार रिपीट भी हुआ है, ध्यान रखिएगा। और गिर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे, गुजरात, और ये एशियाई शेर के लिए काफ़ी फेमस है, तो ध्यान रखेंगे, यानी डी का 2 के साथ। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पे मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है बताइए क्या होगा? जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? भारत की जनसंख्या की बात की जा रही है, संपूर्ण मानव जाति का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखेंगे, भारत का जो जनसंख्या संपूर्ण मानव प्रजाति का लगभग हम यहाँ पे कह सकते हैं 17.2%, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 17%। ठीक है, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? केवल राज्यों में बात की जा रही है, बिहार का क्रम क्या है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूछा रहा है, और आपको पता है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि में बिहार जो वो सबसे टॉप पे है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से सबसे टॉप पे है, पहला स्थान है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सही सुमेलित नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए, मुझे लगना चाहिए कि ये वीडियो लाइव हो रही है। ठीक है, देखिए सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही सुमेलित नहीं है। देखिए बुक्सा अगर हम बात करें तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो वो बिहार में नहीं पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, यही पॉइंट्स गलत है, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि संदर्भित है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? किसे टिक करेंगे? देखिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, और आपको पता है कर्तव्य की बात आती है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कर्तव्य का संबंध यानी कि मूल कर्तव्य हमारा किस में वर्णन है? तो 51 के ए में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ठीक है, ये पूर्व सोवियत संघ के आधार वहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन किस समिति ने अनुशंसा की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी। यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो कहाँ से अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा कह सकते हैं कि इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन कह सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और यह कहाँ पे हुआ है? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और यह कहाँ पे किया गया? तो अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे, क्या कोई कमेंट्स करके बता सकता है? 352 का संबंध किससे है? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है किसे? लोकसभा जो अध्यक्ष होता है अपना इस्तीफा किसे भेज सकता है? तो अपना इस्तीफा वो उपाध्यक्ष को। क्लियर है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था?
भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, भारत में सेवा कर का संबंध हम कह सकते हैं 1994 से 95 में स्टार्ट किया गया था। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? कौन सी संस्था जो भारत में राजकोषीय नीति को तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय जो वो तैयार करती है। ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि भारत में सामान और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो जीएसटी जिसको कहते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी जुलाई 2017 में। ऑप्शन हम एक यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जीएसटी का संबंध जो अगर पूछ ले कि किस प्रकार का कर है तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पहला राज्य कौन सा है? तो फर्स्ट स्टेट के रूप में कह सकते हैं असम। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंडकारण्य परियोजना का संबंध किस राज्य से? दंडकारण्य परियोजना का संबंध किस राज्य से? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी उड़ीसा। ठीक है, दंडकारण्य परियोजना का संबंध उड़ीसा से। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए, रबड़ बोर्ड कोटायम बिल्कुल सही है, चाय बोर्ड कोलकाता ये भी सही है, तंबाकू बोर्ड गुंटूर ये भी सही है, लेकिन कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो ये पॉइंट यहाँ पे मिस्टेक है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कह सकते हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु में, यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाता है। ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न की कैंडिला मात्रक है, बताइए कि कैंडिला मात्रक है किसका? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन जो कि सही होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो वो पारसेक होता है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक जो होता है वो 3.08 गुने 10 की पावर 16 मीटर। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन सही होने की वजह से ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हर्ट्ज जो है वो क्या मापने की यूनिट है? तो ध्यान रखेंगे, हर्ट्ज जो होता है वो तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। डी विल बी करेक्ट आंसर। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर जो है वो क्या नापने की इकाई है? तो करंट कह सकते हैं। ठीक है, विद्युत धारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन की प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मलेरिया। देखिए, मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकुलाच नामक वैज्ञानिक ने 1827 ईस्वी में किया था। मैकुलाच। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मलेरिया जो होता है वो एक प्रकार के परजीवी से होता है। और कौन से परजीवी से? तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि मलेरिया मच्छरों से होता है। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो रोनाल्ड रस ने की थी कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, इसकी पुष्टि की थी। ठीक है, और हम बात करते हैं मलेरिया रोग में एक्चुअली होता क्या है। तो मलेरिया रोग में आरबीसी जो होता है वो नष्ट हो जाता है और रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, और इसके उपचार में कुछ कुछ दवाएं जो है, औषधि है, वो लेनी पड़ती है। जैसे सबसे फेमस है कुनैन, आपको पता होगा। कुनैन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और आता है क्लोरोक्विन, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ हम एक और भी नाम ले सकते हैं, जैसे कह सकते हैं पेलुड्रिन, कह सकते हैं पेलुड्रिन। ठीक है, और एक होता है प्रोमिक्विन। हाँ, प्रोमिक्विन होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है कुनैन और क्लोरोक्विन, ये दोनों अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेकोफेरॉल है। देखिए, टेकोफेरॉल जो है वो किसका रासायनिक नाम है? बताइए, किस विटामिन का? तो टेकोफेरॉल हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे सी का होता है स्कर्बिक अम्ल, डी का होता है कैल्सीफेरॉल, ई का यहाँ पे होगा टेकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन के का जो नाम होता है फिलोक्विनोन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? लेप्रोसी बेसिलस जो है इसको हिंदी में हम लोग कुष्ठ रोग कहते हैं। क्लियर? कुष्ठ रोग का आविष्कार किया गया था हेंसेन ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। रक्त समूह के आविष्कारक कौन थे? रक्त समूह के आविष्कारक कौन थे?
रक्त समूह के आविष्कारक के रूप में हम लोग जानते हैं किसको, लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जो है रक्त समूह की खोज की थी, ए बी जो होता है इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। गाजर क्या है बताइए, गाजर है एक, गाजर है एक। तो यहाँ पे सही आंसर होगा गाजर एक जड़ होता है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम आदि पौधे जड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि गाजर, मूली, सलजम और शकरकंद और सलजम जो ये जड़ होती हैं। तो ये चारों को आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि परासरण की परिभाषा है, परासरण की परिभाषा है, परासरण की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि अर्धपरागम्य कला पे होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक यानी कि जल का प्रवाह को कहते हैं परासरण की परिभाषा इसकी कह सकते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको पता है कि जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो आता है वो कहाँ से आता है? तो ये जो ऑक्सीजन आता है वो जल से आता है, ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जल से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? सुसीम की हत्या की थी और वो महान शासक थे कौन? अशोक, ठीक है, अशोक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है, किस में होता है? तो ये पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो रवीश रंजन शुक्ला, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की मेलबर्न में शतक के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया? जॉनी मुलाग मेडल से 2020 से सम्मानित किया गया और उनका नाम क्या है? अजिंक्य रहाणे, ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रखा गया अटल जंक्शन, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि हाल ही में उत्तर पूर्व में जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? इसका राइट आंसर हो जाता है मेघालय में, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है आप लोग शेयर करते हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन बी तमिलनाडु ने जीता, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की किसने हिमाचल सरकार में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसने? तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया, क्या होगा राइट आंसर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्लियर। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करता है। दोनों देशों के बीच इससे संबंधित जो समझौता हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था कि अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची जो है आदान प्रदान करेंगे? ये समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता किया गया था 1988 में, 1988 में। आरबीआई ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स बनाया है। इसके लिए आधार अवधि क्या है? इसके लिए जो आधार वर्ष था वो मार्च 2018 था, ठीक है, मार्च 2018। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट वन है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO नियुक्त किसे किया गया? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष वो किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा सुनीत शर्मा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सुनीत शर्मा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को कवर किया, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? तो विनोद कुमार यादव का स्थान ग्रहण किया। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन क्यूज का, जल्दी से कमेंट्स करके राइट आंसर बता दीजिएगा कि इक्ता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था?
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।